हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 10वीं की परीक्षा के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और इसी क्रम में हिंदी का हमने पहले और दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही वीडियो बनाकर डाल दिया है और आज हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरे चैप्टर को, भारत से हम क्या सीखे, और इसका लेखक है मैक्स मूलर जो कि जर्मनी के निवासी थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने उपनिषदों जो कठ तथा केन उपनिषद है इसका किस भाषा में अनुवाद किया। तो मैक्स मूलर जर्मनी के निवासी थे, तो ये निश्चित रूप से जर्मन भाषा में ही इसका अनुवाद करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैक्स मूलर कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो उन्होंने उन्हें नाइट की उपाधि से संबोधित किया था रानी विक्टोरिया ने। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो आप देखेंगे कि पारसी का धर्म का नाम जरथुस्त्र था। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, उद्धत है। तो यह पंक्ति भारत से हम क्या सीखे इसी पाठ से लिया गया है और ये पंक्ति लिखने वाले मैक्स मूलर ही हैं। उनका मानना था कि भारत जो है यह अपनी ओर किसी भी विदेशी का मन आकर्षित कर लेता है और भारत में मैक्स मूलर साहब ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी भी थी और उन्होंने इस बात को लिखा भी था अपने जीवनी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शाहनामा का रचना काल क्या है। तो शाहनामा 10वीं 11वीं सदी में लिखी गई थी। तो शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं सदी होगा। वारेन हेस्टिंग्स ने दारीस नाम के सोने के सिक्के उपहार के रूप में किसको दिया था। देखिए, दारीस उस समय का एक सिक्का था, सोना का सिक्का था, उसका नाम दारीस रखा गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को सिक्का दिया था उपहार के रूप में। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने बड़ी उपाधि देते हुए उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। दारिस किसको कहा जाता है, अभी हमने देखा है कि सोने के सिक्के को दारिस कहा जाता है और वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। तो ये सोने का सिक्का है, यही हमारा आंसर होगा। सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में कौन सा देश परिपूर्ण है, तो भैया अपना भारत है, जिसमें आप देखेंगे तो प्राकृतिक छटाएँ भी हैं, प्राकृतिक सौंदर्य भी हैं और संपन्न देश है। हमारे देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, अंग्रेज़ों ने इसे लूटा, अन्य विदेशियों ने भी लूटा। कई देश व्यवसाय करने के लिए भारत में आए और भारत से अच्छा खासा पैसे लूट कर ले गए। लेखक के अनुसार जो लोग भारत घूमने आए हैं उन्हें भारत के कौन से शहर याद होंगे, तो उस टाइम में मैक्स मूलर जी के हिसाब से उन्हें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहर घूमने के बाद याद आए। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे तो कई शहर हैं भारत में जो घूमने के लायक। अब देखिए, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि कहाँ है, तो बौद्ध धर्म आपको मालूम होगा कि गौतम बुद्ध के समय से बौद्ध धर्म शुरू हुआ था और यह भारत में है। वर्तमान समय में यह भारत के बाहर भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो तिब्बत भी है। तो किसने कहा कि लेकिन इसका जो जन्मभूमि अगर कहा जाए बौद्ध धर्म का तो वो भारत ही है। अब देखते हैं किसने कहा कि ग्रीक भाषा में भी संस्कृत का काल पुराना है। देखिए, आपको मालूम होगा कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और इसके शब्द आपको प्रत्येक भाषा में देखने को मिलेंगे। तो मैक्स मूलर साहब का ऐसा मानना था कि ग्रीक भाषा में भी संस्कृत के कई सारे शब्द हैं। वारेन हेस्टिंग्स को कितने सोने के सिक्के मिले थे, अभी सोने के सिक्के की बात हो रही थी, तो वारेन हेस्टिंग्स को कितने सोने के सिक्के मिले थे, तो भाई उनको 172 सोने के सिक्के मिले थे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जो कि मैक्स मूलर का पूरा नाम था,
किस पाठ के रचयिता है? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत से हमने क्या सीखा और इसी पाठ के ये रचयिता है। भारत कहाँ बसता है? तो मैक्समूलर साहब ने कहा कि अगर भारत की अगर सच्ची दर्शन करनी हो तो आप जा कर के देखेंगे तो भारत जो है गाँव में आपको दिखाई पड़ जाएगा। वैसे भारत हम सभी लोगों के दिल में भी वास करता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि भाई भारत गांव में वास करता है इस चैप्टर के हिसाब से। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारीस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो अभी आपने वारेन हेस्टिंग्स को देखा थे, तो वारेन हेस्टिंग्स ही इस समय में थे, तो वारेन हेस्टिंग्स ही होगा इसका सही उत्तर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो निश्चित रूप से आप देखेंगे मैक्समूलर साहब को ही कहा गया था। अभी आपने ऊपर में पढ़ा था कि वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया, तो मैक्समूलर को कहा गया। 10वीं 11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंधों के बारे में बताया? आप देखेंगे कि भारत और यूरोप में व्यापार का जो इतिहास है बहुत प्राचीन रहा है। आप पढ़ेंगे इतिहास में तो देखेंगे कि भारत की जो खोज किया गया था 1494 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा, लेकिन भारत में व्यापार बहुत पहले से, सबसे पहले व्यापार करने के लिए भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। तो लिखा हुआ है कि 11वीं सदी में, 11वीं 12वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो शाहनामा एक रचना थी जिसमें इस बातों का जिक्र किया गया है। प्लेटो और कास्ट कौन थे? एक महान दार्शनिक थे। आपने प्लेटो और कास्ट का नाम, प्लेटो का नाम तो जरूर सुना होगा, एक बड़े दार्शनिक थे ये। तो चलिए हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वो है मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो भाई आपने अभी भी देखा था कि भारत के दर्शन कहाँ होंगे, तो गाँव में, तो सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत के गाँव में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यताएँ हैं, साथ ही कई तरह के धरोहर भी भारत के जो प्राचीन धरोहर है वो भी गाँव में विद्यमान है। भारत से हमने क्या सीखा? ये एक भाषण है ये, और इस भाषण को ही लिखा गया था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? देखिए मेघदूत जो रचना है उसको भी इन्होंने, मैक्समूलर साहब ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, क्योंकि ये जर्मनी के ही रहने वाले थे। मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्समूलर का जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में, और अभी आपने पढ़ा था पहले प्रारंभ में कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी और 1823 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मैक्समूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो कालिदास की रचना है मेघदूत, और ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। इसी का अनुवाद उन्होंने, मैक्समूलर साहब ने, जर्मन भाषा में किया था। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध जो है वो मानव विज्ञान से है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये तो भाई सबको मालूम है कि राइजिंग सन इज जापान। जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो जर्मन भाषा में इसका अनुवाद मैक्समूलर साहब ने प्रकाशित करवाया था, हितोपदेश का। तो हमें देखने को मिलता है कि कई सारे भारत के जो धार्मिक ग्रंथ थे प्राचीन, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो रचनाएं थी, उनको विदेशियों ने अपने भाषाओं में अनुवाद किया था और फिर उसको अध्ययन किया, और इसीलिए कई विदेशी देश जो आज काफ़ी आगे निकल चुके हैं, इसके पीछे हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति का ही योगदान है। मैक्समूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो आप देख पाएंगे कि संस्कृत का अध्ययन भी उन्होंने प्रारंभ करवाया था, और ये बात है कि 18 वर्ष की अवस्था में, जब मैक्समूलर साहब 18 वर्ष के थे, तब उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो उन्हें संस्कृत भाषा भी आती थी। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो भाई कहीं अधिक विशाल जो है कहाँ गया, वो हमारा सांस्कृतिक भाषा है और हमारा सांस्कृतिक साहित्य है। तो संस्कृत भाषा जो है वो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है।
तो हमें गर्व होता है हमारे इस संस्कृति पर। हमारे दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा, न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा, जो भारत का सबसे प्राचीन भाषा है, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का भी ये सबसे प्राचीन भाषा है और निश्चित रूप से है। हर्कस क्या थे? तो अभी आपने ऊपर में पढ़ा था हर्कस, ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऊपर में मैक्स मुलर साहब की एक लाइन दी हुई थी जिसमें हर्कस शब्द का जिक्र था, जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया भर के जो हर्कस हैं उनको आकर्षित कर लेता है, भारत एक ऐसा फुलवारी है। तो ये मनोवैज्ञानिक होते हैं हर्कस। तो अब जो हमारा अगला चैप्टर आएगा वो होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा देर हुआ इस वीडियो को बनाने में, कई दिन बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया था पहला 2 वीडियो बनाने के बाद, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे एक एक करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।